नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और राजस्थान में मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, कैसे मंत्री नियुक्त किया जाता है, कौन मंत्री बन सकता है, क्या उसकी योग्यता होती है, यानी कि कौन कौन राजस्थान में मंत्री बने, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, संरचना के अलावा उसका आकार कितना होता है, नियुक्ति कैसे की जाती है मित्रों, और कौन शपथ दिलाता है, कैसे वेतन भत्ते होते हैं, क्या योग्यता होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं राजस्थान में नई जो मंत्री परिषद है उसका आकार में। अभी राजस्थान में नया मंत्री परिषद आज ही बना है और उसकी नियुक्ति की गई है। उसमें कुल कैबिनेट स्तर के मंत्री 12 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसमें एक भी महिला शामिल नहीं है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों में ये हम स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि क्या है क्या है। राज्य मंत्रियों में 5 मंत्रियों को बनाया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और 5 ही राज्य मंत्री बनाए गए हैं, किसी को भी उप मंत्री नहीं बनाया गया है। और हाँ, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया ये अभी तक आवंटित नहीं किया गया। ये काम मुख्यमंत्री का होता है। मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल का जो कार्य है मित्रों, वो मुख्यमंत्री का कार्य होता है और ये 1-2 दिन में जल्दी ही कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इन तीनों का दर्जा दिया गया इस बार। किसी भी मंत्री को इस बार उप मंत्री नहीं बनाया गया है। अभी देखिए, एक मुख्यमंत्री पहले से है, 2 उप मुख्यमंत्री पहले से है, 22 अभी नए बने हैं, कुल 25 बने हैं। कितनी संख्या हो सकती है वो भी सब हम देखेंगे। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 ही हो सकती है। 30 में से 25 है जो भर गई। एकमात्र महिला मंत्री इसमें डॉक्टर मंजू बागमार को स्थान मिला है, जो कि जायल नागौर से विधायक बने। कौन कौन 12 जो बने हैं कैबिनेट मंत्री, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। जिस क्रम में शपथ ली गई है, श्री करोड़ीलाल जी मीणा सवाई माधोपुर से एमएलए बने हैं और श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर लोहावट जोधपुर से एमएलए बने हैं। आप दोनों ने कैबिनेट स्तर के रूप में मंत्री के रूप में शपथ ली है। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से विधायक बने हैं और श्री बाबूलाल जी खराड़ी झाड़ोल से विधायक बने हैं। और वैसे ये सारे के सारे मंत्री बीजेपी के ही है, तो पार्टी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के मंत्री होते हैं। तो ये जो 4 आपने देखे, श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, श्री बाबूलाल जी खराड़ी झाड़ोल से। आगे हम देखते हैं श्री मदन दिलावर रामगंज मंडी से और श्री जोगाराम पटेल लूणी से, इनको कैबिनेट में स्थान मिला है। श्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर से आप एमएलए बने हैं और श्री अविनाश गहलोत जैतारण पाली से, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन करके आए हैं। तो इनको कैबिनेट में, जो कैबिनेट में 12 मंत्रियों की जगह मिली, उनमें इनको भी स्थान दिया गया है। श्री जोराराम कुमावत सुमेरपुर पाली से आप विधायक बने हैं और श्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इनमें से किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये मुख्यमंत्री बहुत जल्द ही इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जो है फैसला करेंगे। श्री कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा टोंक से और श्री सुमित गोदारा लूणकरण से, ये इन 12 चेहरों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है कैबिनेट में इनको स्थान दिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं किन किन को कैबिनेट में 12 मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्री करोड़ीलाल जी मीणा, श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और श्री बाबूलाल जी खराड़ी। 5वें श्री मदन दिलावर रामगंज मंडी कोटा से, श्री जोगाराम पटेल लूणी जोधपुर से, श्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर अजमेर से, श्री अविनाश गहलोत जैतारण ब्यावर से, श्री जोराराम कुमावत सुमेरपुर पाली से, श्री हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से और श्री कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा टोंक से और सुमित गोदारा लूणकरण से, इन लूणकरण सर बीकानेर से, इन 12 को कैबिनेट में मिली है। अब हम देखते हैं कि कौन से 5 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार का चार्ज मिला है। तो देखिए, श्री संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक चुन करके आए। श्री गौतम कुमार डाक बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ से विधायक चुन करके आए हैं और श्री झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर निमका थाना से ये विधायक चुन करके आए हैं। तो इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का इस बार इनको इस स्तर का मंत्री बने गए। और ऐसे कुल 5 मंत्री बने गए। 5 में से 3 ये है और 2 अगले ये, श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी करणपुर गंगानगर से और श्री हीरालाल नागर सांगोद कोटा से ये एमएलए बने हैं। श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी करणपुर में अभी चुनाव होने हैं, तो इस हिसाब से आप ये जो इसका मैटर है इनका देख लेना कि ये वर्तमान में विधायक है या नहीं। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं, यदि कोई वर्तमान में विधायक नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है। 6 महीने के भीतर भीतर उसे विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। इनके संबंध में आप गूगल कर लीजिएगा। अब जो राज्य मंत्री 5 बनाए गए हैं मित्रों, जिनमें से एकमात्र शामिल है महिला डॉक्टर मंजू बागमार जायल। श्री ओटाराम जी देवासी सिरोही से विधायक बने हैं डॉक्टर मंजू बागमार जायल से, और श्री विजय सिंह चौधरी नावा से विधायक बने। इनके अलावा श्री कृष्ण कुमार विष्णु गुड़ामालानी से और श्री जवाहर सिंह बेड़ा नगर से। ये जो 12-5-5 के हिसाब से बने हैं, तो ये 12 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह मिली है। 5 राज्य मंत्री बनाए गए स्वतंत्र प्रभार के और 5 ये जो उप मंत्री बनाए गए। अब मित्रों, हम इसके बारे में स्टूडेंट के नज़रिए से कितनी ज़्यादा जरूरी है उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद को भी अध्ययन कर लेते हैं।
तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको इससे संबंधित सारे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी देता हूं मित्रों। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि राज्यपाल इनकी जो नियुक्ति करता है वो किस तरह से करता है। नियुक्ति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, अनुच्छेद 163। नियुक्ति से भी संबंध, पहले हम इसका कर लेते हैं प्रावधान कि इसका प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 163 की बात आती है। आर्टिकल 163 में ये बात लिखी गई है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ये बात लिखी है अनुच्छेद 163 में। यहां ध्यान रखना, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में संविधान में कुछ ऐसे अनुबंध किए गए हैं जिसके तहत राज्यपाल को अपने स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मित्रों बहुत ध्यान से देखना इसमें कि यहाँ दिया गया है मंत्री परिषद होगी। यहाँ हम डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अब इस मंत्री परिषद का काम क्या है? सलाह देना, परामर्श देना। अब एक बात यहाँ से और अच्छे से ध्यान दे देना कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह, राज्यपाल को जो सलाह देती है मंत्री परिषद, वो न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती, यानी न्यायालय द्वारा इसकी जो जांच है वो नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, क्या वो लीगल है, इलीगल है, कुछ भी जांच नहीं कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 163 का प्रावधान मित्रों है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164, इसमें बात लिखी गई है मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की योग्यताएं और इससे संबंधित अन्य प्रावधान जितने भी है वो सारे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, मंत्री परिषद की बात करें, यदि हम संरचना की बात करें, पहले हमने देखा भी है, तो मंत्री परिषद की संरचना में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से मंत्री मित्रों? पहले मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। ये होते मंत्री हैं, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्रालय होता है, राज्य सरकार में विभाग होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होते हैं। इनके अधीन होते हैं राज्य मंत्री। कौन होते हैं? राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों की 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 2 श्रेणियां। एक पहली श्रेणी है कैबिनेट के सहायक के रूप में, ये जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के जो मित्र मंत्री होते हैं आपके, वो होते हैं उपमंत्री।
तीसरे प्रकार के मंत्री कौन से होते हैं? उपमंत्री होते हैं। तो देखिए यहाँ एक ट्विस्ट है मित्रों, यहाँ ये ट्विस्ट है कि ये तो है इसकी पूरी की पूरी संरचना, स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में से केवल और केवल कैबिनेट मंत्री को ही, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री और उनके समूहों को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल कहा जाएगा, और पूरे जो कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री है, तो इन सब को मिलाकर के क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मित्रों मंत्री परिषद। तो उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी बात कर लेते हैं नियुक्ति से संबंधित। नियुक्तिकर्ता कौन है? नियुक्ति किन की? मंत्रियों की। किन की नियुक्ति? मंत्रियों की नियुक्ति। कर्ता कौन है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल इस मामले में बाध्य है कि वह किन के नाम किस व्यक्ति को मंत्री बनाएगा, यानी जिनका नाम मुख्यमंत्री द्वारा सुझाया गया हो, मुख्यमंत्री द्वारा सुझाया गया हो, राज्यपाल केवल उन्हें ही मंत्री बना सकता है, केवल उन्हें ही मंत्री बना सकता है। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद हम लोग देखते हैं मित्रों फिर हम देखते हैं विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन कौन करेगा? तो हमेशा से विभागों का आवंटन और विभागों में फेरबदल, अगर एक बार आवंटन हो गया तो उसके बाद फेरबदल भी कर सकता है, तो ये राज्यपाल नहीं करेगा मित्रों, ये जो आपका करेगा ये मुख्यमंत्री ही करेगा। तो देखिए दोनों तीनों स्लाइड्स में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 163 राज्यपाल की ईश्वरीय की शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायालय द्वारा इसकी जो जांच है नहीं की जा सकती, यानी न्यायिक समीक्षा से परे है। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्री परिषद की नियुक्ति योग्यता। मंत्री परिषद की हमने स्ट्रक्चर देखा, किस तरह से संरचना होती है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। संसदीय सचिव इसमें मित्रों शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिन्हें केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल कहते हैं, और यहां से आप मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में समझ गए होंगे। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है क्योंकि उसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अब इसके बाद हमने देखा नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा हमेशा, लेकिन राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है मंत्री के रूप में जिनके नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई हो, यानी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई लिस्ट को मंत्री के रूप में नियुक्त करने हेतु राज्यपाल बाध्य है। अच्छा, इन नियुक्ति हो गई। इनके बाद इनमें विभागों का जो आवंटन है, फेरबदल है, ये मुख्यमंत्री करेगा। अब हम यहां से देख लेते हैं और कि इनके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है मित्रों राज्यपाल। शपथ दिलाता है इनको राज्यपाल द्वारा, इनको शपथ दिलाई जाती। ये किस विषय की शपथ लेते हैं? तो ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अच्छा, इनके शपथ का जो प्रारूप है वो कहाँ है? तो इनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में मंत्री द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यानी उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, योग्यता पहली हो वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वैसे तो मंत्री बनने के लिए अलग से कोई योग्यता है ही नहीं, जो विधानसभा का सदस्य बन सकता है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, क्योंकि विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 साल है, इसलिए विधानसभा की सदस्यता रखी गई, क्योंकि वहाँ न्यूनतम आयु 25 साल है। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कौन? जो मंत्री बनना चाह रहा है। दूसरी, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो,
किसी भी सदन का, चाहे वह विधानसभा हो तो उसका भी सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो। देखिए विधानमंडल जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो हो सकता है कि उन राज्य में 2 सदन वाला हो या 1 सदन वाला हो। विधानसभा तो होगी ही होगी और वहाँ पर विधान परिषद भी हो सकता है। भारत में ऐसे 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश। अब ये विधान परिषद का गठन कैसे होता है ये पर्सनल हम किसी और अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। इनके अलावा भारत में जितने भी राज्य है वहां केवल और केवल विधानसभा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पे एक नोट डाल के बात रखना, कोई भी सदस्य यदि नहीं है, कोई भी विधायक नहीं बना है तो भी वह मंत्री बन सकता है, तो भी वह मंत्री बन सकता है। देखिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस वाले चुनाव में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया चुनाव हार चुके हैं, तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इनके मंत्री बनने में कोई रोक टोक नहीं है। यानी हम इसको ऐसे समझें कि किसी भी व्यक्ति के मंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति से, यानी मंत्री बनने के अगले 6 माह के भीतर, मंत्री बनने के अगले 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। विधानमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य है। देखिए अभी तक आपने देखा कि इनकी नियुक्ति के बाद हमने शपथ देखी, योग्यता देख लेते हैं कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर नहीं भी है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति होने के अगले 6 महीने के भीतर उसे जो है किसी भी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है। अब हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें मूल संविधान में तो कोई प्रावधान था ही नहीं। जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान कौन सा? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस। तो बाद में इसको जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से इस प्रावधान को जोड़ा गया। किस प्रावधान को? कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। अब इस 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से मित्रों 2-3 बातें जोड़ी गई थी। एक जोड़ा गया था अनुच्छेद 75(1) और एक जोड़ा गया मित्रों आपके अनुच्छेद 164(1) का। इसमें तो कहा गया कि यहाँ हम बात कर लेते हैं अधिकतम कितना होगा। ये केंद्र की बात कर रहा है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने मंत्री होंगे उसकी। तो वहां भी अधिकतम लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% और यहां भी कहा गया है अधिकतम राज्यों की विधानसभा के, यहां विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। यह तो हो गया अधिकतम। अब यहां पर एक न्यूनतम की भी बात कही गई है मित्रों। न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। इन 15% में सीएम सहित है, मुख्यमंत्री सहित है, और न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। यदि 40 से कम सीटें हैं, किसी भी राज्य में विधानसभा की 40 से कम सीटें हैं, तो भी वहां न्यूनतम 10 मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री सहित। तो देखिए
इनका जो आकार है मूल संविधान में, यानी कि एक राज्य में कितने लोग मंत्री बन सकेंगे, इसको लेकर के मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे जोड़ा गया, और यह जोड़ा गया चूंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं, लोकसभा की किसी और दिन बात करेंगे, और ये प्रावधान सेम टू सेम वहां पर भी लागू है। तो राज्य में, जिस राज्य में विधानसभा की सीटें जितनी हैं, यानी कि विधानसभा की सीटों का अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर स्थिति में राजस्थान की बात करें तो मित्रों, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। 200 का 15% यदि हम निकालें तो राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं, और उन 30 में मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि प्रावधान यह है कि आपको विधानसभा की कुल सीटों का आप अधिकतम 15% मंत्री बना सकते हैं। कम से कम आपके पास 12 मंत्री होने चाहिए। यहाँ भी एक प्रावधान है, जिन राज्यों में विधानसभा की सीटें 40 से कम है वहाँ पर 10 मंत्री ही हो सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आकार के बाद कई बार प्रश्न आता है उत्तरदायित्व का। तो देखिए, उत्तरदायित्व बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि विधानसभा में जो मंत्री बने हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होंगे? विधानसभा के प्रति होंगे। विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। ये प्रश्न कई बार आता है। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि सीएम इस्तीफा दे, यदि सीएम इस्तीफा दे दे या सीएम हट जाए या सीएम अपना त्याग पत्र दे दें, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती। दूसरा, यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, यदि किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा लिया जाता है, तो भी आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो भी आपको पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सरकार इस स्थिति में गिर जाती है। मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सरकार गिर जाती है। लेकिन एक मंत्री यदि खुद त्याग पत्र दे, खुद इस्तीफा दे, तो इसका मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का उत्तरदायित्व मित्रों आपका है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ये जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है मंत्रियों का, यह राज्यपाल के प्रति होता है। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति होता है। इसका कारण यह है क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है और अपना त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही सौंपते हैं। तीसरा है जो मित्रों उत्तरदायित्व है, वो है विधिक उत्तरदायित्व, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, किसी भी प्रकार की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। तो ये मित्रों हो गई इनकी उत्तरदायित्व से संबंधित बात। पहला उत्तरदायित्व है सामूहिक उत्तरदायित्व, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर या मुख्यमंत्री के इस्तीफा दे देने पर पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, उसको अलग से भंग करने की आवश्यकता नहीं है। या मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। एक मंत्री पर्टिकुलर अपना अलग से व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा या त्यागपत्र दे, इसका मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री अपना पद धारण करते हैं। और विधिक उत्तरदायित्व, भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। इसके उलट ब्रिटेन में मंत्रियों के ऊपर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं वेतन कितना होता है। ये जो अलग अलग प्रकार के मंत्री हैं इनका वेतन की बात कर लेते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले तो हम वेतन में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री का जो मित्रों वेतन होता है वो ₹75,000 प्रति माह होता है। कितना होता है? ₹75,000 प्रति माह। दूसरा है कैबिनेट स्तर के मंत्री का वेतन। कैबिनेट मंत्री का जो वेतन है मित्रों वो ₹65,000 होता है प्रति माह। और ये जो सब है ये 2019 से लागू है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2019 से लागू है। तीसरा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का वेतन मित्रों
रुपये 62,000 प्रति माह होता है। और जो मंत्रियों की एक अलग श्रेणी है उप मंत्री, उसमें मित्रों रुपये 60,000 प्रति माह इनका जो वेतन है वो होता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपको इनके बारे में याद रखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार का ये जो कंटेंट था, कौन कौन से मंत्री को क्या क्या पद मिला, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस पूरे 4K पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो कमेंट करके मुझे बताएं, इस सेशन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।